नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसमें जो हमारा पेपर कोड है वो MPSC 001 है और इसका नाम भारत और विश्व है। अब तक हम 15 यूनिट कर चुके हैं और 16वीं यूनिट को भी हमने आधा कर लिया है। जो रिमेनिंग हाफ यूनिट है इसको हम अभी कवर करने वाले हैं। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो इग्नू से एमए कर रहे हैं और उसके साथ साथ UGC नेट की प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो चाहे KVS हो, DSSB, किसी भी टाइप का टेट हो या फिर नेट UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन वीडियोस के माध्यम से वो अपना सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं। UGC के लिए स्पेशल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो इग्नू की बुक्स है इनमें से अगर आप किसी भी पैसेज को उठाएंगे, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पैसेज है उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं कई बार आपको बीच बीच में जब भी पढ़ाती हूँ तो बताती भी रहती हूँ। तो देखिए, वीडियोस को अगर हम ध्यान से सुन भी लेंगे और जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम नोट करके लास्ट में रिवाइज कर लेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है आराम से क्रैक हो सकता है। लाइन टू लाइन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव नहीं, हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और UGC नेट का पैटर्न तो है ही इस टाइप का। कुछ एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें हर कंसेप्ट को समझना जरूरी है। और वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी शब्दावली का हमें पता होना चाहिए। शब्दावली पता होगी तभी हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको देखिए, हमने इसका हाफ पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। उसमें हमने जाना कि जो भारत है या फिर भारत के अलावा जो अन्य देश है उनमें जो नृजातीय और धार्मिक आंदोलन होते हैं उनके कारण उन देशों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर दो देशों के बीच या फिर दो समुदायों के बीच, दो जातियों के बीच, दो धर्मों के बीच इस प्रकार के आंदोलन होते हैं जिनको हम नृजातीय आंदोलन कहते हैं, तो दोनों के बीच की जो स्थिति है वो किस प्रकार खराब हो जाती है, वहाँ के लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये सब हमने जाना। दूसरा जो पॉइंट था उसमें हमने मानव अधिकारों की बात की। मानव अधिकारों का जो मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से उसको मतलब कि कंसीडर किया गया, कब इसको कंसीडर किया गया, उसके तहत कौन कौन सी शर्तें रखी गई, मतलब कि मानव अधिकारों को लेकर। तो और विकासशील और विकसित देशों का इस पर मतलब किस प्रकार का नजरिया था, इन सब बातों का हमने इसमें जाना था। आगे के जो 2 पॉइंट है उसमें हम जानेंगे मानवीय हस्तक्षेप, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और लास्ट है हमारा पर्यावरण। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे मानवीय हस्तक्षेप की। इसमें हमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया उपलब्ध है जिसके द्वारा वह सदस्य देशों की सरकारों के समक्ष मानव अधिकार संबंधी तात्कालिक समस्याओं को उठा सकता है। इनमें ऐसे मामले शामिल हो सकते हैं जिनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा या मृत्युदंड को किसी दूसरी सजा में परिवर्तन की पेशकश हो। ऐसे मामलों में महासचिव के हस्तक्षेप करने के प्रयास बहुत ही सीमित होते हैं और यदि कभी ऐसे प्रयास किए भी जाते हैं तो उनका प्रचार लगभग नहीं किया जाता, परंतु सामान्यतः वह मानव अधिकार के प्रति सम्मान की भावना के कारण इसके पालन की सार्वजनिक प्रार्थना करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जिन दूतों को किसी खास देश या किसी विशेष प्रकार के मानव अधिकार के उल्लंघन के लिए तथा राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील और कभी कभी खतरनाक मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने का काम सौंपा जाता है, उन्हें किसी प्रकार के प्रतिनिधि के बजाय उनकी व्यक्तिगत हैसियत में नियुक्त किया जाता है। वे तथ्यों को एकत्र करते हैं और स्थानीय समूहों और सरकारी अधिकारियों से संपर्क बनाए रखते हैं। वे विभिन्न लोगों से मिलते हैं और बंदी गृहों में जाते हैं, मानव अधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्तियों का साक्षात्कार करते हैं और वे सिफारिश करते हैं कि कैसे मानव अधिकार संस्थानों को सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार की स्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने या उसमें सुधार के लिए या वस्तुनिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच के लिए संबंधित सरकारों से संपर्क करता है। अब बात करते हैं मानव अधिकार अनुवीक्षकों यानी कि जो मॉनिटर्स हैं उनकी क्या भूमिका है। मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त जोस अयाला लासो ने मानव अधिकारों की एक 24 घंटे की हॉटलाइन स्थापित की है जिसके माध्यम से जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार केंद्र संकट के तेजी से समाधान के लिए तत्काल प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसा कि 1994 के रवांडा के संकट जैसी स्थिति में उन्होंने की थी।
इसके अतिरिक्त जिनेवा में मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र के केंद्र में एक ऐसा मानव अधिकार डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा जो विशेष संवक्ताओं यानी कि विशेष संवक्ताओं के उपयोग के लिए सूचनाएं एकत्रित करेगा। साथ ही जो देश मानवाधिकार संधि से संबंधित है उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे आवधिक रूप से उनके द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दें कि उन्होंने विभिन्न मसलों में कितनी प्रगति की है और विभिन्न प्रपत्रों के संदर्भ में उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसकी भी सूचना दें। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि मानव अधिकार समझौता केवल उन देशों की इच्छा पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उनके द्वारा अपने प्रावधानों के कार्यान्वयन पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के मानव अधिकार क्षेत्र की क्या भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अन्य भाग विशेषीकृत मानव अधिकार गतिविधियों का संचालन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यानी कि यूनिसेफ इसमें बच्चों के अधिकारों की हाल ही में पारित की गई उपसंधि का निरंतर प्रचार करता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय यानी कि UNHCR लाखों शरणार्थियों को कानूनी सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान करता है। महिलाओं की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र आयोग यह संस्था महिलाओं के अधिकारों को विस्तार के साथ प्रचारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इसने श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में 300 संधियां संपन्न की। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का नाम हमने काफी बार सुना है। यह संगठन कार्य के क्षेत्र में मानवाधिकारों पर अध्ययनों, सम्मेलनों और सिफारिशों के लिए उत्तरदायी है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में सशस्त्र संघर्ष में पीड़ित और प्रभावित व्यक्तियों की हिंसा और अन्य मानव अधिकारों के उल्लंघन से रक्षा के बारे में विचार किया गया है। युद्ध से पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 4 जिनेवा कन्वेंशनों और 2 अतिरिक्त प्रोटोकॉलों में मानकों को संहिताबद्ध किया गया है। इन प्रपत्रों का संयुक्त उद्देश्य उन लोगों के विरुद्ध हिंसा को रोकना है जो सशस्त्र संघर्ष में शामिल नहीं है और युद्ध के उन तरीकों को प्रतिबंधित करना है जो पर्यावरण को अनावश्यक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे 4 उपसंधियां यानी कि कन्वेंशंस हुई हैं जिन्हें 118 देशों ने स्वीकार किया है और उनकी पुष्टि की है। ये उपसंधियां भूमि पर बीमार हुए व्यक्तियों और घायलों के बारे में, समुद्र में जहाज टूट जाने पर घायल, बीमार या सशस्त्र सैनिकों के बारे में, युद्ध बंदियों और पीड़ित नागरिकों के बारे में है। पहले प्रोटोकॉल पर 125 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में पीड़ित व्यक्तियों से है। दूसरे प्रोटोकॉल पर 116 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका संबंध आंतरिक संघर्ष में पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा से है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अन्य समझौते किए गए हैं वे भी मानवीय कानूनों के अंतर्राष्ट्रीय निकायों के भाग है। ये समझौते व्यापक नरसंहार जैसे अपराध को रोकने और अपराधी को सजा देने से संबंधित कन्वेंशन तथा किसी आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष में स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा की घोषणा से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिनेवा उपसंधि और प्रोटोकॉल का प्राय प्रयोग किया जाता रहा है। हाल ही में इसका प्रयोग पूर्व यूगोस्लाविया के संघर्ष के दौरान किया गया था। और अगर हम हाल ही की जो सिचुएशन है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वहाँ का एग्जाम्पल ले तो आपने देखा भी होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो अध्यक्ष है उन्होंने क्या है यूक्रेन की विजिट भी की थी। तो वो क्या है इस प्रकार से वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। पश्चिमी देशों की हेल्प यूक्रेन को करना एक अलग बात है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की हेल्प करना एक अलग बात है। इसके बाद बात करते हैं मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनको सुरक्षा प्रदान करने में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। गैर सरकारी संगठन यानी कि डिफरेंट टाइप के NGO होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो वो किसी भी जैसे कि कोई देश में युद्ध हो रहा है या कोई भी जैसे बाढ़ आ गई, कोई भी आपात स्थिति है, उसमें जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा किस प्रकार करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। आर्थिक और सामाजिक काउंसिल यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने गैर सरकारी संगठन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना अंतर सरकारी समझौते द्वारा न हुई हो। इस व्यापक परिभाषा के अंतर्गत निजी स्वैच्छिक संगठन, सामुदायिक वर्ग, व्यावसायिक और व्यापारिक संगठन, श्रमिक संघ, शैक्षिक और वैज्ञानिक संघ आते हैं।
गैर सरकारी संगठनों और अनगिनत व्यक्तिगत वकीलों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं के योगदान ने विश्व भर में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाने में बहुत मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि 1970 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, रेड क्रॉस और मानव अधिकार निगरानी यानी कि ह्यूमन राइट वॉच, जिसके प्रभाग अफ्रीका वॉच, अमेरिका वॉच, एशिया वॉच, हेलेंसिकी वॉच और मध्य पूर्व वॉच आदि हैं, आदि गैर सरकारी संगठन के मौके पर जांच करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू फोरम पर विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करते हैं तथा मजदूरी समर्थक अभियान चलाते हैं। हमारे मानव अधिकार संगठन कहीं कम जन जागरूकता के बीच और अपने पार राष्ट्रीय प्रतिरूप की अपेक्षा कहीं कम शारीरिक सुरक्षा के साथ काम करते हैं। जहां संभव होता है वे अपनी सरकारों के कार्यों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। इन वर्गों में सैन सेल्वाडोर यानी कि सेल्वाडोर का टुटेला आर्च डायोसीन कानून सुरक्षा कार्यालय, चिली का विकेरिया डी सोलिडेरिडेड और फिलीपींस का निःशुल्क कानूनी सहायता वर्ग सम्मिलित है। अब बात करेंगे गैर सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 71वें अनुच्छेद में व्यवस्था है कि गैर सरकारी संगठन आर्थिक और सामाजिक काउंसिल के कार्य में परामर्शदाता के रूप में भाग ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ परामर्शदाताओं के रूप में काम करने वाले 930 गैर सरकारी संगठन हैं। इनमें से प्रमुख गैर सरकारी संगठन हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ रेड क्रेसेंट सोसाइटीज, द इंडियन कमीशन ऑफ जूरिस्टिस एंड द रीजनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट इन एशिया। संयुक्त राष्ट्र जन सूचना विभाग और गैर सरकारी संपर्क सेवा के माध्यम से बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों से संपर्क बनाए रखता है। इन विभागों को संयुक्त राष्ट्र पद्धति के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रमों के लिए कई एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया जाता है। गैर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को सूचनाएं मुहैया करवाते हैं। ये विशेषज्ञ मानव अधिकारों की मॉनिटरिंग करते हैं और सामान्यतः बहुत से निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। इन निकायों का कार्य मानव अधिकार के पक्षों से जुड़ा है। सरकार और अंतर सरकारी संगठन जिन क्षेत्रों को राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील समझते हैं, उनमें गैर सरकारी संगठन कोई खतरा उठाने में स्वतंत्र और तैयार होते हैं। उन्हें अपने कार्य की प्रकृति के कारण अभिव्यक्ति और कार्य में लचीलापन तथा अपने कार्यकलापों में स्वच्छंदता है। यह गैर सरकारी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में पूरक की भूमिका अदा करने में सहायता करते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति ने कई नई विश्व व्यवस्था को कई प्रकार से परिभाषित करने में प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप लोगों और संस्कृतियों के संगम ने वैश्विक बहुसांस्कृतिक विश्व को बढ़ावा दिया है, जिसमें बहुवाद के साथ इसके समायोजन की प्रक्रिया में तनाव, संशय और संघर्ष भरा हुआ है। ऐसे में पुरानी प्रथाओं, परंपरागत संस्कृति, मूलभूत मूल्यों और बोध, व्यक्ति की पहचान को प्राप्त करने का औचित्य की ओर मुड़ने का जोरदार समर्थन किया जा रहा है। परिवर्तन के इस परिवेश में और इस अत्यधिक संवेदनशीलता ने वर्तमान सार्वभौम मानवाधिकारों के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश वर्तमान कार्यों के माध्यम से मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप में स्थापित और स्वीकृत हो गई है। मानवाधिकारों के मानकों में उपलब्धियां संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था द्वारा 5 दशकों में किए गए कार्यों का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्यादातर क्षेत्रों की तरह सार्वभौम मानव अधिकार न तो अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करके किसी विशिष्ट संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही उनकी ओर अनुमुख हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपनी संस्कृति पर अधिकार है, यानी उसे अपनी संस्कृति का आनंद लेने, उसका विकास करने और उसे घनिष्ठता बनाने का अधिकार है। इसका अभिप्राय बिल्कुल यह नहीं कि परंपरागत सांस्कृतिक मानव अधिकारों का स्थान ले सकती है। इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि परंपरागत संस्कृति मानव अधिकारों का स्थान ले सकती है। मानव अधिकारों को संस्कृति के संदर्भ में जोड़ने, बढ़ावा देने, सुरक्षित करने और स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा दृष्टिकोण सांस्कृतिक पूर्णता और विविधता को मानव अधिकारों के सार्वभौम मानकों के साथ किसी प्रकार का समझौता किए बिना या उसके स्वरूप को कम किए बिना स्वीकार करता है। बाल्कन से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने देखना है। आप मैप पर देखेंगे कि कितने देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। बाल्कन से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक मानव अधिकार उन स्थितियों का अविभाज्य घटक है जिन्हें मानवीय सहायता की आवश्यकता है। इससे वे लोग प्रभावित होते हैं जो शरणार्थी हैं, जो अपने ही देश में विस्थापित हो गए हैं, और दूसरे नागरिक जो आपसी दंगों के शिकार हो जाते हैं। उनकी स्थिति भी वैसी है, उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन की संभावना है, उन्हें किसी उपद्रव में सुरक्षा की आवश्यकता है। जब आपात स्थिति समाप्त हो जाए और वे फिर से जीवन शुरू करना चाहें तो उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था ने निरंतर बढ़ती हुई मानवीय चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नेतृत्व दिया। शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त और मानवीय मामलों के नए विभाग इस प्रयास में सबसे आगे है। ये संयुक्त रूप से सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति तथा गैर सरकारी समुदाय की कई अन्य संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण की। ये हमारी जो 16वीं यूनिट है उसका जो 4th पॉइंट है वो है, और लास्ट पॉइंट भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो पर्यावरण की बातें हैं वो ज़्यादा ही होती है। जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अभी फ़िलहाल हम बात करें तो यूरोप में क्या है, काफ़ी सूखा हो गया है जो काफ़ी सालों बाद देखा गया है। और अभी हम देखें तो पाकिस्तान में मतलब कि कितनी बाढ़ आई हुई है, मतलब कि पाकिस्तान का लगभग हिस्सा वो है डूबा हुआ है। हम इंडिया की ही बात कर ले तो औसत से इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, और कई इलाकों में, राजस्थान में तो इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। पूरे राजस्थान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया की कर रही हूँ। साउथ में अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो देखिए ये जो सारे मामले हैं क्या है, पर्यावरण के हैं। ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कोई प्रजातियों का लुप्त हो जाना है, जो महासागरों का जल स्तर उनका बढ़ना है, हिमस्खलन होना, जो हिम है उनका ज़्यादा पिघलना, ये सारे जो कारण हैं क्यों होते हैं, किस लिए मतलब कि इनका प्रभाव हमें जानना ज़रूरी है। तो ये बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मानव पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता को प्राथमिक महत्व का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य माना जा सकता है। सभी सभ्य देशों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा समान रूप से चिंता का विषय स्वीकार किया जाने लगा है। फलस्वरूप आज के युग में पर्यावरण की सुरक्षा विश्व के देशों तथा अन्य सबके सम्मिलित प्रयास से हमारे क्रियाकलापों का मुख्य क्षेत्र बन गया है। प्राकृतिक साधनों के सिद्धांतहीन उपयोग, औद्योगिकरण और शहरीकरण, कीटनाशकों के उपयोग तथा गरीबी, आवास स्थानों की खस्ता हालत, जन स्वास्थ्य की दुर्वस्था, कुपोषण और अपर्याप्त रोजगार के कारण पर्यावरण का अपकर्ष हो रहा है। सभी विकासशील देशों की स्थिति लगभग ऐसी ही है। इन सब ने मिलकर मानव को न केवल बिगड़ते हुए पर्यावरण को और अधिक खराब करने से रोकने के लिए विवश किया है, बल्कि सजग रूप से प्रयास और योजना निर्माण द्वारा पर्यावरण को फिर से ठीक करने के साधन और उपाय करने के लिए भी बाधित किया है। इस सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और वातावरण को बिगड़ने से बचाने के लिए तथा दूसरी ओर परिस्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाकर राष्ट्रों के व्यवहार को नियमित करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ है। इससे इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की गई कि वातावरण को बिगाड़ने वाले दैनिक उपयोग के रसायनों तथा प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, जो पर्यावरण को दूषित करने के लिए मुख्य रूप से दोषी हैं। पर्यावरण सुरक्षा की संकल्पना में प्रदूषण, विशेष रूप से भूमंडलीय प्रदूषण या पर्यावरण अपकर्षण यानी कि डिग्रेडेशन को रोकने के प्रयास शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सर्वसम्मत सिद्धांत यह रहा है कि किसी भी देश को न तो ऐसे कार्य करने चाहिए और न ही अपने इलाके को ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने देना चाहिए जो दूसरे राज्यों के लिए हानिकारक हो। इस नियम का आज के संदर्भ में अभिप्राय यह है कि सभी देशों को इस बात के लिए विवश किया जाए कि वे पर्यावरण प्रदूषण के अपकर्ष का कोई काम न करें। इसलिए यह बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में आता है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर और सम्मिलित रूप से सभी देशों को कानून बनाने के लिए कहें। वास्तव में 1960 के दशक में मानव जाति इस बात के प्रति सजग होने लगी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव पर्यावरण पर एक उपसंधि की आवश्यकता को स्वीकार किया। 3 दिसंबर 1968 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें मानव से संबंधित पर्यावरण के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। अब जो ये पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं ये नेट के पेपर के डायरेक्ट पॉइंट से इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जो एनवायरनमेंट का फर्स्ट पेपर का जो हमारा टॉपिक होता है
उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। पहला है हमारा मानव पर्यावरण संबंधी स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 यानी कि 1972 में हुआ था। उपयुक्त संदर्भ में 5 जून से 16 जून 1972 तक स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मानव पर्यावरण पर घोषणा को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें मानव पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 7 क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मानव पर्यावरण के बारे में घोषणा, मानव पर्यावरण के संबंध के कार्य में योजना, संस्थानिक और वित्तीय प्रबंधन विषयक संकल्प, विश्व पर्यावरण दिवस के नाम के बारे में संकल्प, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण के संबंध में संकल्प, पर्यावरण पर द्वितीय सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प, और 7वां है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्य के बारे में सिफारिशें सरकारों को भेजना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानव पर्यावरण के बारे में घोषणा। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 के खंड 1 में मानव पर्यावरण पर घोषणा का विवरण है। उपयुक्त घोषणा की मानव अधिकारों से संबंधित सार्वभौम घोषणा 1948 से तुलना करते समय यह देखा गया कि यह घोषणा अनिवार्य रूप से ऐसी घोषणा है जिसकी अभिव्यक्ति एक नैतिक कोड के रूप में हुई और जिसका प्रयोजन भावी कार्यों और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर संचालित एवं प्रभावित करना है। मानव पर्यावरण संबंधी यह घोषणा पत्र 2 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में सामान्य टिप्पणियां हैं, जैसे मनुष्य अपने पर्यावरण का जनक है और इसका निर्माता है। मानव पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का प्रभाव विश्व के आर्थिक विकास पर पड़ता है और जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित समस्याएं खड़ी करती है। वही घोषणा के दूसरे भाग में 26 सिद्धांतों का उल्लेख है। ये सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। इनमें देशों के मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की ओर संकेत किया गया है। अब है मानव पर्यावरण के संबंध में कार्य योजना। पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य योजना व्यवहारिक रूप में सम्मेलन द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए सभी सिफारिशों का तर्कसंगत ढंग से वर्गीकरण है। मानव पर्यावरण की कार्य योजना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पृथ्वी निगरानी कार्यक्रम का उद्देश्य यानी कि पृथ्वी निगरानी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी किसी आसन्न संकट के विरुद्ध चेतावनी देना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं की पहचान की जा सके। दूसरा, पर्यावरण प्रबंध से संबंधित सिफारिशें या दूसरे शब्दों में पर्यावरण से संबंध में जिसे आवश्यक बताया गया था उसे व्यवहारिक रूप देना। और तीसरा है शिक्षा, प्रशिक्षण, जन सूचना और अन्य समर्थनकारी उपाय करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संस्थानिक और वित्तीय प्रबंध विषयक संकल्प। इस संकल्प में पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए 54 सदस्यों वाली शासी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इस परिषद के सदस्य न्यायोचित भौगोलिक वितरण के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाने थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने दिसंबर 1972 में पर्यावरण कार्यक्रम के लिए 54 सदस्यों के बजाय 58 सदस्यों की शासी परिषद की स्थापना की। इस शासी परिषद को यह निर्देश दिया गया कि वह विश्व के पर्यावरण पर नजर रखे ताकि वह विश्व में उठने वाली पर्यावरण की समस्याओं के बारे में यह सुनिश्चित कर सके कि क्या सरकारें उन पर पर्याप्त और समुचित ध्यान दे रही है। शासी परिषद की सहायता के लिए इसका कार्यकारी निर्देशक पर्यावरण की स्थिति के बारे में प्रति वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस संकल्प में यह भी सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र में ही उच्च स्तरीय प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था के लिए एक छोटा सा सचिवालय स्थापित किया जाए। संकल्प में पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से एक स्वैच्छिक निधि की स्थापना भी की सिफारिश की। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रमों में उच्चतम प्रभावी समन्वय के लिए संकल्प में पर्यावरण समन्वय बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश भी की गई। अब है राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए सरकारों को सिफारिश भेजने का निर्णय। मानव पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन ने अपनी सिफारिशें विभिन्न देशों की सरकारों को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए भेजी। इन उपायों के अलावा सम्मेलन ने सिफारिश की कि समुद्री पटाई यानी कि जो ओशन डंपिंग है यानी कि जो वेस्टेज है पूरा वो हम क्या है महासागरों में डाल देते हैं, पर आयोजित उपसंधि के अनुच्छेद के प्रारूप को 1972 के अंत में इंग्लैंड द्वारा संयोजित किए जाने वाले सम्मेलन में स्वीकृति के लिए भेजा जाए। स्टॉकहोम सम्मेलन के कुछ निर्णय और सिफारिशें जनवरी 1972 में एक संकल्प द्वारा संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 27वें अधिवेशन में कार्यान्वित की गई।
इन संकल्पों में से एक संकल्प के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए 58 सदस्यों वाली एक शासी परिषद स्थापित की गई। इसके लिए प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन करना आवश्यक था। इसे विश्व के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाने वाले पर्यावरण कार्यवाही केंद्रों में नेता, उत्प्रेरक, उद्दीपक और समन्वयकर्ता की भूमिका निभानी थी। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के स्थगित हो जाने के बाद एक भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन आरंभ हुआ। आवास यानी कि दी हैबिटेंट संयुक्त राष्ट्र के मानव आवास संबंधी सम्मेलन ने इस दिशा में बहुत अधिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी भूमंडलीय सम्मेलन 1975 की पुष्टि। वर्ष 1975 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित आंदोलन में बहुत तेजी से प्रगति हुई। उस समय विश्व के बहुत से देशों ने 7 भूमंडलीय समझौतों की पुष्टि की। ये समझौते थे: पहला, जंगली जीव जंतुओं और वनस्पति जगत की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के संदर्भ में आयोजित सम्मेलन, जो कि 1973 में हुआ। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के गीले भूभाग, जो कि जिनको हम वेटलैंड्स कहते हैं, उन पर विशेष तौर पर मुर्गाबियों के आवास के बारे में समझौता। ये भी 1972 में हुआ। विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा से संबंधित समझौते, ये भी 1972 में हुआ। खुले समुद्र में तेल के प्रदूषण की दुर्घटनाओं के मामले में हस्तक्षेप से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तेल प्रदूषण से होने वाली क्षति के कारण नागरिकों की देयता विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। समुद्री जहाजों और विमानों से सामग्री की डंपिंग से समुद्री प्रदूषण को रोकने का समझौता। और लास्ट था कूड़ा करकट और अन्य सामग्री के क्षेपण से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने का समझौता। ये लगभग समझौते हम हर समझौते की जो तारीख है वो याद नहीं रख सकते। इतना याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर 1972 में हुए थे और इनमें से जो 2 हैं वो क्या है 1969 में हुए थे। सन 1982 में स्टॉकहोम सम्मेलन की 12वीं जयंती मनाई गई और नैरोबी घोषणा को स्वीकृति दी गई। इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए लिए गए निर्णयों के पालन और कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्धता को दोहराया गया। 1982 में समुद्री कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा की भी व्यवस्था थी। रियो डी जेनेरो में 1982 में आयोजित भू शिखर सम्मेलन ने भूमंडलीय पर्यावरण के संरक्षण और पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा के लिए भूमंडलीय जागरूकता को सशक्त बनाने का उल्लेखनीय काम किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर संगोष्ठी, जो कि 1997 में हुई थी। जनवरी 1997 में नई दिल्ली में विकास विकल्प यानी कि डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स नामक गैर सरकारी संगठन के तत्वाधान में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 3 दिन की एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी का आयोजन विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचे पर सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। इसमें गरीबी, पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन की समस्याओं के समाधान के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं को खोजने का प्रयास किया गया। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यक उपायों और साधनों पर चर्चा हुई। इस बात पर सब सहमत थे कि ईंधन की खपत को कम करना और इसके लिए तत्कालीन आवश्यकता है। इससे पूर्व जनवरी 1997 में बाई एनियल ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक नामक पत्रिका के प्रथम संस्करण का विमोचन नैरोबी में किया गया। इसमें विश्व के 7 क्षेत्रों में 7 प्रमुख पर्यावरण संबंधी प्रवृत्तियों की पहचान की गई और लोगों को प्रभावी भूमंडलीय पर्यावरण के प्रबंधन की ओर तत्कालीन ध्यान देने का आह्वान किया गया। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संपर्क केंद्र की मार्च 1997 की वैकल्पिक पर्यावरण कांग्रेस की बैठक। नैरोबी स्थित पर्यावरण संपर्क केंद्र अंतर्राष्ट्रीय की वैकल्पिक पर्यावरण कांग्रेस की बैठक मार्च 1997 में तिलोनिया यानी कि राजस्थान में हुई। इसमें 38 देशों के 100 पर्यावरणविदों ने भाग लिया। इन पर्यावरणविदों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, जिसमें समाज के निम्नतम स्तर के लोग भी शामिल हो, सतत और व्यवहारिक दृष्टिकोण का खाका प्रस्तुत करने का आह्वान किया। हमने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम काफी सुना है, तो जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो की बैठक। जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ढांचे से संबंधित विभिन्न देशों के तीसरे सम्मेलन का आयोजन 1 से 11 दिसंबर तक जापान के क्योटो में हुआ। इस सम्मेलन की बैठक में 150 देशों ने भाग लिया। इसमें ऐसे संधि का मसौदा तैयार करने का प्रयास हुआ जो भूमंडल को गर्म करने वाली CFC जैसी 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को
सीमित करने के लिए सुनिश्चित ठोस और समयबद्ध उपाय करेगी। यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो क्या है, ग्रीन हाउस पर उसमें क्या है डिस्कशन किया गया था। 1992 के बाद के वर्षों में यानी रियो डी जेनेरो भूमंडलीय शिखर सम्मेलन के बाद के वर्षों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर को कम करने के प्रयासों की विफलता के कारण क्योटो शिखर सम्मेलन का महत्व और बढ़ गया। परंतु 2 दिन की क्योटो की बैठक में विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच मतभेद और गंभीर हो गए। इस बैठक में यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFCs, PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड के उत्सर्जन स्तर को 15% कम करने पर और जापान 2.5 से 5% तक कम करने को तैयार हो गया। थोड़ी सी झिझक के बाद अमेरिका भी इस शर्त पर 5% उत्सर्जन स्तर को घटाने के लिए तैयार हो गया, यदि विकासशील देश भी इन मानकों को स्वीकार करने को तैयार हों। विकासशील देश चाहते थे कि प्रदूषणकर्ता यानी कि विकसित देश इस खर्चे को उठाएं। लंबी बहस और सौदेबाजी के बाद 11 दिसंबर 1997 को क्योटो नयाचार यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। इस प्रोटोकॉल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। परिशिष्ट 1 के देशों को, यानी कि यहाँ पर विकसित देशों की बात हो रही है, उन देशों को अपनी गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 1990 की तुलना में औसतन 5.2% घटाना होगा। परिशिष्ट 1 के देशों में शामिल है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के 24 मूल सदस्य, यूरोपीय संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के 11 सदस्य। मोटे तौर पर सन 1912 तक अमेरिका को उत्सर्जन स्तर में 7% की कमी करनी है। 15 सदस्य यूरोपीय संघ को 8%, कनाडा को 6% और जापान को 6%। रूस को अपना वर्तमान उत्सर्जन स्तर 1990 के स्तर पर बनाए रखना होगा। इस अवधि में ऑस्ट्रेलिया को अपने उत्सर्जन स्तर को 8% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। विकासशील देशों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्सर्जन स्तर में कमी करने से छूट दी गई, परंतु उन्हें अपने उत्सर्जन स्तर को मापने को कहा गया। गैसों के उत्सर्जन में इस कटौती को सभी 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू किया गया। इसके लागू होने की अवधि 2008 से 2012 के बीच निर्धारित की गई। 1990 के अमेरिकी प्रस्ताव से स्रोतों की कटौती में शामिल करना और कार्बन अवशोषक सामग्री को हटाना केवल वन रोपण, पुनर्वन रोपण और वन उन्मूलन तक सीमित था। उत्सर्जन के दायित्वों की पूर्ति के लिए व्यापार की स्वीकृति, परियोजनाओं के संयुक्त रूप से कार्यान्वयन और स्वच्छ विकास यांत्रिकी को हाथ में लिया गया। इन तीन पक्षों में गैर परिशिष्ट 1 के देशों या फिर विकासशील देशों से स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रोटोकॉल में व्यवस्था थी कि उत्सर्जन ट्रेडिंग के साथ स्वच्छ विकास यांत्रिकी और संयुक्त कार्यान्वयन को जलवायु के परिवर्तन को कम करने के लिए विकासशील देशों में उनके द्वारा परियोजनाओं के संचालन के लिए पूंजी निवेश करने पर विकसित देशों को ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। परंतु एक बात स्पष्ट नहीं थी कि स्वच्छ विकास यांत्रिकी का संचालन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा। इस योजना का संचालन कितनी वचनबद्धता के साथ किया जाएगा और इसका ठीक से परिपालन न होने पर क्या दंडात्मक उपाय किए जाएंगे, इस विषय में किसी प्रक्रिया का उल्लेख तक नहीं है। इस विषय में ब्यूनस आयर्स ने 1998 में होने वाली अगली बैठक यानी कि कोप 4 में विचार किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल पर मार्च 1998 और मार्च 1999 के बीच विभिन्न पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते थे। अब जो नेक्स्ट सम्मेलन है वो है जलवायु परिवर्तन संबंधी ब्यूनस आयर्स सम्मेलन, जो कि 1998 में हुआ। जलवायु परिवर्तन यानी कि कोप 4 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से संबंधित पक्षों के सम्मेलन का चौथा अधिवेशन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 2 से 14 नवंबर 1998 में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि 1997 के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल में औद्योगिक देशों द्वारा 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर को घटाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उनका उल्लेख प्रोटोकॉल के परिशिष्ट 1 में किया गया था। विभिन्न पक्षों के सम्मेलन में राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों के बारे में अपनी स्थिति का विवरण दिया। सम्मेलन में प्रौद्योगिकियों के अंतरण, विशेष रूप से ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के अंतरण के मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही इस सम्मेलन में 3 विवादास्पद लचीली यांत्रिकियों अर्थात स्वच्छ विकास यांत्रिकी, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन ट्रेडिंग और संयुक्त कार्यान्वयन के बारे में भी विचार हुआ।
लेकिन ब्यूनस आयरस सम्मेलन की कार्यवाही में भी भूमंडलीय तापन की राजनीति और अर्थव्यवस्था का विषय ही छाया रहा, जिससे क्योटो की बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्योटो में अमेरिका द्वारा उठाए गए मामले ब्यूनस आयरस के कार्यवृत्त में भी अहम बने रहे। क्योटो में अमेरिका ने 1992 के उत्सर्जन स्तर की तुलना में 2008 से 2012 के स्तर पर 7% कटौती करने की बात स्वीकार कर ली थी। पर्यावरण पर गठित वर्ग ने अनुमान लगाया कि 2010 में अमेरिका में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर वस्तुतः 1992 के स्तरों की तुलना में 20% अधिक होगा। अमेरिका की सौदेबाजी का परिणाम यह हुआ कि समझौते से बाहर निकलने के बहुत अधिक रास्ते रह गए। अमेरिका जिस अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन ट्रेडिंग शासन के लिए बहुत जोर शोर से आवाज उठा रहा था, उसने कम प्रदूषण करने वाले देशों को अपना कोटा अधिक प्रदूषणकारी देशों को बेचने की अनुमति दे दी। स्वच्छ विकास यांत्रिकी यानी कि CDM में इस बात की व्यवस्था है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर उत्सर्जन में कमी करने का कार्य करें। संयुक्त कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं पर ऋण लेने की सुविधा है। इस सम्मेलन में अमेरिका ने बाजार के प्रति सख्त मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाया। इसमें G77 देशों और चीन के नेतृत्व वाले विकासशील देशों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया कि प्रौद्योगिकी अंतरण को आसान बना दिया जाए ताकि समझौते के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। चीन ने और बाद में भारत ने मांग की कि विकसित देशों के विलासपूर्ण कार्यों के लिए उत्सर्जन यानी कि जो लग्जरी एमिशंस जिसको कहा जाता है और विकासशील देशों के जीवन धारण करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन यानी कि सर्वाइवल इमिशन के बीच अंतर रखा जाए। ये बात इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि जो विकसित देश हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा संसाधनों का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, और हम जैसे विकासशील देश हैं जो कि विकसित होने जा रहे हैं, हम क्या है एक नॉर्मल मध्यम जो मिडिल लाइफ कहते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। ये जो जनसंख्या ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में क्या है अंतर रखा जाए, इस चीज़ की मांग चाइना और भारत ने की थी। विकासशील देशों द्वारा स्वैच्छिक वचनबद्धता के प्रश्न को ब्यूनस आयरस में उठाया गया। यद्यपि अर्जेंटीना ने इसे कार्यवृत्त में रखा, लेकिन चीन के नेतृत्व में विकासशील देशों ने इसका तीव्र विरोध किया। अर्जेंटीना और कजाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर इस वचनबद्धता को स्वीकार कर लिया, जिससे विकासशील देशों के हितों के विभाजन का खतरा पैदा हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं हो सकी। मानव जाति के 21वीं शताब्दी के कार्यवृत्त में पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा प्राथमिक महत्व का है। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक विकास की बात मानव को अपने प्रमुख उद्देश्य के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता है। इस बात की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि विश्व के लगभग सभी देश, चाहे वे विकसित देश हो या विकासशील देश, पर्यावरण की सुरक्षा की गंभीर समस्या को समझते हैं। यद्यपि जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है, पर्यावरण को सबसे बड़ा खतरा औद्योगिक जगत से है। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के सभी भागों के देश सामूहिक रूप से और पूरे जोर के साथ इसके समाधान का प्रयास करें। 21वीं शताब्दी में के मानव के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एक प्राथमिक मुद्दा है। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है क्योंकि आज तक इस विषय पर कई सम्मेलन हो चुके हैं और विश्व के विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच कई उपसंधियों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हम स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात यह है कि मानव अपने प्रमुख उद्देश्यों के प्रति अत्यधिक जागरूक हो गया है। तो यहाँ हमारी जो यूनिट है कंप्लीट होती है। अब हम इसकी जो समरी है वो देख लेते हैं। समरी में हमें बताया गया है कि मानव जाति को अपने जीवित रहने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से एक समस्या पर्यावरण सुरक्षा की है। इसके अलावा कई नृजातीय और धार्मिक आंदोलन तथा झगड़े चिंता का विषय रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें से कुछ झगड़े हैं श्रीलंका में तमिल श्रीलंकाओं अल्पसंख्यकों की समस्याएं, इसकी 1 दशक पुरानी मांग, आंदोलन और आतंकवादी गतिविधियां, इन सब का भारतीय शासन और भारत की विदेश नीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के माध्यम से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक स्तर पर रक्षा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दिसंबर 1948 में मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया। यह घोषणा सामाजिक, आर्थिक एवं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आधारभूत मार्गदर्शक प्रपत्र बन गया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 ऐसे समझौतों को स्वीकार किया जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए बाध्यकारी ढांचा प्रदान किया। इसके अलावा
प्लस 2 वैकल्पिक प्रोटोकॉलों में अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र है। जिन देशों ने इस समझौते की पुष्टि की है उन्हें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को मानना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था बहुत सी अंतर सरकारी एजेंसियों, सदस्य देशों की सरकारें, इसके साथ बहुत से गैर सरकारी संगठन भी मानव अधिकारों की सुरक्षा में संलग्न हैं। कई अन्य देशों की तरह भारत भी मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने तथा उसके लिए सजा दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। कई अन्य देशों की तरह भारत में भी मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने तथा उसके लिए सजा दिलाने के लिए भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय बन गया है। भू शिखर सम्मेलनों में, जिसमें भारत ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया है, प्रदूषण की मात्रा को यथासंभव कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि यह धरती सभी प्राणियों के रहने के लिए पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित स्थान बन जाए। इस प्रकार जो 16th यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें सबसे जो मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये है, एक तो जो निर्जातीय संघर्ष है वो कौन कौन से देशों में किन किन मतलब कि किन किन के बीच है, जैसे रूस में चेचन्या है, श्रीलंका में तमिल है, तमिल अल्पसंख्यक है, इनके बीच है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो ये जितने भी सम्मेलन हुए हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है और कोपेनहेग सम्मेलन है, तो इनकी जो हमें तारीखें मतलब कि इनका ये संगठन कब बने और किस बात पर बने, जैसे ग्रीन हाउस पर बना है, दूसरा पर्यावरण परिवर्तन पर बना है, तो ये बातें हमें याद रखनी है और ध्यान रखनी है। इसी के साथ यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।